बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो हमारा जी अभी बाब 2 चल रहा है और आज इसका आखिरी लेसन है, लेसन नंबर 9। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेसन है और आज के जो हमारे टॉपिक्स हमने कवर करने हैं वो हम पहले कवर करेंगे जी कदर ज़र को मुतासर करने वाले अवामिल, और उसके बाद ज़र की मामूलाती रफ्तार गर्दिश को देखेंगे और आखिर में हम देखेंगे ज़र की आमदनी रफ्तार गर्दिश। तो आज इंशाल्लाह ये चैप्टर नंबर 2 हमारे जो है ये अख्ताम को पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। तो ज़र की कदर में तब्दीली लाने वाले अवामिल और रफ्तार गर्दिश का हमने तज्ज़िया करना है इस लेसन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़र की कदर से क्या मुराद है। हम पहले ऑलरेडी इसको देख चुके हैं जब हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ा था, यानी लेसन नंबर 8 में हम इस टॉपिक को देख चुके हैं। आप फिर इसको रिपीट करते हैं। तो ज़र की कदर से क्या मुराद है जी? ज़र की कदर से मुराद ये है कि ज़र की एक इकाई की मदद से कितनी मिकदार में अशिया व खदमात ख़रीदी जा सकती हैं। ज़र की एक इकाई की मदद से, एक इकाई यानी एक यूनिट, ठीक है, एक इकाई की मदद से कितनी मिकदार में अशिया व खदमात ख़रीदी जा सकती हैं। तो जितनी ख़रीदी जा सकती हैं वो कहलाती है ज़र की कदर, ठीक है। तो ज़र की कदर जो है इसका ताल्लुक़ किसके साथ है जी? इसका ताल्लुक़ सारफ की परचेजिंग पावर के साथ है, सारफ की क़ुव्वत ख़रीद के साथ है। तो ज़र की कदर से मुराद दर हकीकत जो है वो क्या होता है? ज़र की कदर से मुराद होती है ज़र की क़ुव्वत ख़रीद, ज़र की क़ुव्वत ख़रीद। और ज़र की क़ुव्वत ख़रीद से क्या मुराद है कि ज़र की एक इकाई की मदद से कितनी मिकदार में अशिया व खदमात ख़रीदी जा सकती हैं। और ये बात भी हमने पढ़ी थी, कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो नतीजे के तौर पे ज़र की कदर कम हो जाती है, ज़र की कदर कम हो जाती है। और जब कीमतें गिरती हैं तो ज़र की कदर में इजाफ़ा हो जाता है। ये चीज़ हमने ज़र की नज़रिया मिकदार ज़र में उसको पढ़ने से पहले हमने ये पढ़ी थी, ठीक है, कि कीमतों और ज़र की कदर में माकूस ताल्लुक़ पाया जाता है। तो ये हो गया जी ज़र की कदर। अब आ जाते हैं कि जी ज़र की कदर में तब्दीली लाने वाले अवामिल कौन से हैं? तब्दीली लाने वाले अवामिल कौन से हैं? वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से ज़र की कदर में तब्दीली वाक़या हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला हमने पढ़ा था नज़रिया मिकदार ज़र, ठीक है। ये था ज़री आमिल था, ठीक है जी, ज़री आमिल। ज़र एक आमिल था जिसकी वजह से क्या हो गया? जिसकी वजह से ज़र की कदर जो है वो तब्दील हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा हम ज़री आमिल में दूसरा पढ़ेंगे ज़र की रफ्तार गर्दिश, कि ज़र की रफ्तार गर्दिश तब्दील हो तब भी ज़र की कदर तब्दील होती है। फिर हम आ जाएंगे कुछ अवामिल ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ मार्केट से है, ठीक है जी, मार्केट डायनामिक्स के साथ है। तो मार्केट डायनामिक्स जो हैं वो क्या हैं? उसमें जो आमिल है पहला वो है अशिया व खदमात की मिकदार, फिर अगला है आबादी का दबाव और फिर अगला है ज़रूरियात ज़िंदगी की तलब में तब्दीली। उसके बाद कुछ अवामिल हैं जिनका ताल्लुक़ रियासत के साथ होता है और आलमी असरात के साथ होता है, वो भी ज़र की कदर को तब्दील करती हैं। जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बजट की नोयत, कि हुकूमत ने बजट किस किस्म का पेश किया है, खसारे का बजट है, फाजिल बजट है, मुतवाज़न बजट है। इसी तरह से बैरूनी तजारत जो है किसी मुल्क की कैसी है, उसकी दरामदात ज़्यादा हैं या बरामदात ज़्यादा हैं। तो ये तमाम फैक्टर साथ के साथ फैक्टर हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं। ये तमाम के तमाम वो अवामिल हैं जिनकी वजह से ज़र की कदर में या इजाफ़ा हो जाता है या कमी वाक़या हो जाती है। तो वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी ज़र की मिकदार को। पहला आमिल हम देखते हैं ज़र की मिकदार, कि ज़र की मिकदार किस तरह से
कदर ज़र को मुतासिर करती है। तो ये बात हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में पढ़ ली कि जब ज़र की मिकदार में इजाफा होगा, जब ज़र की मिकदार में इजाफा होगा तो नतीजे के तौर पे क्या हो जाएगा, कीमतें भी बढ़ जाएंगी और ज़र की कदर कम हो जाएगी, ज़र की कदर जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हमने पढ़ा था कि अगर ज़र की मिकदार कम हो जाए तो नतीजे के तौर पे कीमतें भी कम हो जाएंगी और इस सूरत में ज़र की कदर जो है वो बढ़ जाएगी। तो पहला आमिल जो ज़र की कदर को तब्दील करता है वो है ज़र की मिकदार। तो ज़र की मिकदार जिस कदर ज़्यादा होगी, ज़र की कदर उसी निस्बत से कम होगी, यानी ज़र की मिकदार और ज़र की कदर के दरमियान, ज़र की मिकदार और ज़र की कदर के दरमियान माकूस ताल्लुक़ पाया जाता है। अगर ज़र की मिकदार में इजाफा होगा तो ज़र की कदर कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो है जो मुतासिर करती है ज़र की कदर को वो है अशिया व खिदमात की मिकदार, टी। अशिया व खिदमात की मिकदार क्या था, टी। ठीक है, फार्मूला हमारे पास क्या आया था, P इज इक्वल टू एम वी अवर टी। ये था हमारे पास नजरिया मिकदार ज़र, फिशर की मसवात मुबादला। ठीक है, ये क्या थी, ये थी फिशर की मसवात मुबादला। तो इसमें टी क्या था, टी था अशिया व खिदमात की मिकदार। तो अगर अशिया व खिदमात की मिकदार तब्दील हो जाए, अशिया व खिदमात की मिकदार क्या हो जाए जी, तब्दील हो जाए, इसमें इजाफा हो जाए या कमी हो जाए। आप देखें यहाँ पे हम फर्ज कर रहे हैं कि एम नहीं तब्दील होगा, एम नहीं तब्दील होगा, ज़र की मिकदार नहीं तब्दील होगी, लेकिन अगर सिर्फ अशिया व खिदमात की मिकदार तब्दील हो जाए तो इससे भी ज़र की कदर तब्दील हो जाएगी। कैसे तब्दील हो जाएगी, अगर टी में इजाफा हो जाएगा, अशिया व खिदमात पहले से बढ़ जाएंगी तो नतीजे के तौर पर क्या होगा, कीमतें गिर जाएंगी, क्योंकि अशिया व खिदमात बढ़ने का मतलब है सप्लाई बढ़ गई है, रसद में इजाफा हो गया। जब रसद बढ़ती है तो कीमतें गिरती हैं, और जब कीमत गिरेगी तो क्या होगा, ज़र की कदर बढ़ जाएगी, ज़र की कदर बढ़ जाएगी। और इसके उलट कि अगर किसी वजह से अशिया व खिदमात की मिकदार पहले से कम हो जाए तो नतीजे के तौर पे क्या होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, कीमतें बढ़ेंगी तो फिर क्या होगा, ज़र की कदर जो है वो कम हो जाएगी। तो साबित ये हुआ कि बेशक ज़र की मिकदार तब्दील ना करें, ये तब्दील ना हो, लेकिन सिर्फ अशिया व खिदमात की मिकदार तब्दील हो जाए तो उससे भी ज़र की कदर तब्दील हो जाएगी। अगला है जी, नंबर 4 है कि अगर किसी मुल्क की आबादी बढ़ जाए, आबादी का दबाव, यानी किसी मुल्क की जो शरह अफजाइश आबादी है वो बहुत बुलंद है, उस मुल्क की आबादी में इजाफा हो रहा है, अगर उस मुल्क की आबादी में इजाफा हो रहा है या वहाँ पे उस मुल्क में तलब में इजाफा हो गया है, तलब में इजाफा हो गया है, तलब में इजाफा कैसे हो सकता है जी, कि उस मुल्क में कोई नागहानी हालात पेश आ गए हैं, उस मुल्क में खुदा न खास्ता जंग लग गई है, सैलाब आ गया है, कोई कहत साली के हालात पैदा हो गए हैं, ठीक है, या ज़लज़ला वगैरह आ गया, कोई कुदरती आफत आ गई है, तो इन दोनों सूरतों में क्या होगा, उस मुल्क के रहने वाले लोगों की जो ज़रूरियात ज़िंदगी की तलब है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की तलब है, उसमें इजाफा हो जाएगा। तो आबादी में भी जब इजाफा होगा तो आबादी में इजाफे की वजह से क्या होगा, आबादी में इजाफे की वजह से भी तलब में इजाफा होगा, और अगर कोई नागहानी हालात उस मुल्क में पैदा हो गए हैं तो उसकी वजह से भी तलब में इजाफा होगा। तो चाहे आबादी में इजाफा हो या तलब में इजाफा हो, नतीजा क्या निकलता है, नतीजा निकलता है कि कीमतों में इजाफा हो जाता है। और आपको पता है कि जैसी कीमतों में इजाफा होगा इसका नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा होगा कि ज़र की कदर कम हो जाएगी, ज़र की कदर जो है वो कम हो जाएगी। तो ज़र की कदर में तब्दीली कौन कौन सी चीज़ें ले आएंगी जी, आबादी, आबादी बढ़ेगी तो ज़र की कदर तब्दील हो जाएगी, और अगर तलब में इजाफा होगा तो ज़र की कदर तब्दील हो जाएगी। और आबादी में इजाफे की एक वजह हो सकती है, तलब में इजाफे की एक वजह हो सकती है आबादी, एक वजह हो सकती है आबादी, और एक वजह हो सकती है नागहानी हालात।
तो ये दो बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से तलब में इजाफा होता है। उसके बाद आ जाता है जी नंबर 6, बजट की नोयत। अब हुकूमत कई तरह से बजट पेश कर सकती है। दो बजट ज़्यादा मशहूर हैं, एक है जी खसारे का बजट, खसारे का बजट, और एक है जी फाजिल बजट, फाजिल बजट। बजट अगर खसारे का हो तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हुकूमत की आमदनी कम है और खर्चे ज़्यादा हैं, खर्चे ज़्यादा हैं और आमदनी कम है। सी से मुराद क्या है? हुकूमती एक्सपेंडिचर, खर्चे ज़्यादा हैं और आमदनी कम है। खर्चे ज़्यादा हैं और आमदनी कम है तो खर्चों को पूरा करने के लिए हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत टैक्सेस में इजाफा कर देगी, और साथ ही साथ खर्चों को पूरा करने के लिए हुकूमत ज़र की रसद में भी इजाफा कर देगी। तो जब वो टैक्सेस में इजाफा करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से कीमतें बढ़ेंगी, तो कीमतें बढ़ेंगी तो नतीजे के तौर पे ज़र की कदर कम हो जाएगी, ज़र की कदर कम हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि अगर बजट खसारे का होगा, अगर बजट खसारे का होगा तो नतीजे के तौर पे ज़र की कदर पहले से कम हो जाएगी। और अगर बजट फाजिल है, फाजिल बजट है, फाजिल बजट का क्या मतलब होता है जी? हुकूमत की आमदनी ज़्यादा और खर्चे कम है, तो नतीजे के तौर पे क्या होगा जी? तो नतीजे के तौर पे क्या होगा? जब आमदनी ज़्यादा और ख़र्चे कम हैं तो नतीजे के तौर पे हुकूमत क्या करेगी? टैक्सेस को कम कर देगी, क्योंकि हुकूमत की आमदनी पहले ही ज़्यादा है। तो जब वो टैक्सेस को कम करेगी तो इसके नतीजे में क्या होगा? कीमतें पहले से कम हो जाएंगी, और जब कीमतें गिरेंगी तो इसका मतलब है फिर ज़र की कदर में इजाफा हो जाएगा, ज़र की कदर जो है ये बढ़ जाएगी। तो साबित ये हुआ कि अगर बजट फाजिल होगा तो उस सूरत में ज़र की कदर पहले से बढ़ जाएगी। तो यानी जो बजट की नोयत है वो भी ज़र की कदर को मुतासिर करेगी। आखिरी है जी हमारा बैरूनी तिजारत, इंटरनेशनल ट्रेड, बैन अल-अक़वामी तिजारत। बैरूनी तिजारत या बैन अल-अक़वामी तिजारत क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जी? बैन अल-अक़वामी तिजारत, बैन अल-अक़वामी तिजारत। आप बैन अल-अक़वामी तिजारत में हो सकता है कि उस मुल्क की दरामदात ज़्यादा हो, अगर उस मुल्क की दरामदात ज़्यादा हो और बरामदात कम हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसकी जो बैन अल-अक़वामी तिजारत है उसमें उसको खसारे का सामना है, उसकी दरामदात ज़्यादा हैं और बरामदात कम है। दरामदात क्या होती हैं जी? वो चीज़ें जो हम बाहर से मंगवाते हैं, और बरामदात जो चीज़ें हम बाहर भेजते हैं। अगर दरामदात ज़्यादा और बरामदात कम है तो दरामदात को कम करने के लिए वो मुल्क क्या करेगा? दरामदी अशिया पर टैक्स लगाएगा। वो क्या करेगा जी? दरामदी दरामदी अशिया पर टैक्स लगाएगा, ठीक है? दरामदी अशिया के टैक्स में इजाफा करेगा, ठीक है? और दरामदी अशिया का जो टैक्स होता है वो क्या कहलाता है जी? वो कहलाता है टैरिफ। वो क्या कहलाता है जी? टैरिफ। तो वो क्या करेगा? टैरिफ में इजाफा करेगा। जब वो टैरिफ में इजाफा करेगा मुल्क, ताकि हमारी दरामदात कम हो, तो नतीजे के तौर पे सनती खाम माल महंगा हो जाएगा। नतीजे के तौर पे क्या होगा जी? सनती खाम माल, उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, सनती खाम माल की कीमतें बढ़ जाएंगी। और जब सनती खाम माल की कीमतें बढ़ेंगी तो नतीजे के तौर पे मुल्क के अंदर हर शय की कीमत बढ़ जाएगी। मुल्क के अंदर क्या होगा जी? हर शय की कीमत बढ़ जाएगी, और जब कीमतें बढ़ेंगी तो फिर क्या होगा? ज़र की कदर कम हो जाएगी, ज़र की कदर कम हो जाएगी। तो साबित ये हुआ कि अगर किसी मुल्क
उसकी दरामदात ज़्यादा और बरामदात कम है, यानी वो उसको बैनुल-अक़वामी तिजारत में खसारे का सामना है, तो उस सूरत में उसकी ज़र की कदर भी पहले से कम हो जाएगी। तो ये वो सारे अवामिल हैं जी, जिनकी वजह से ज़र की जो कदर है वो तब्दील होती है। तो ये टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आके हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ज़र की रफ्तार गर्दिश। तो ज़र की रफ्तार गर्दिश में जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, वो है जी ज़र की मामूलाती रफ्तार गर्दिश। ज़र की मामूलाती रफ्तार गर्दिश। ज़र की मामूलाती रफ्तार गर्दिश से मुराद ये है कि एक साल के दौरान करेंसी का एक नोट कितने हाथ तब्दील करता है, जितने हाथ वो तब्दील करता है वो उसकी मामूलाती रफ्तार गर्दिश कहलाती है। ठीक है जी। एक साल के दौरान करेंसी का एक नोट जितने हाथ से गुजरता है वो उसकी मामूलाती रफ्तार गर्दिश कहलाती है। मिसाल के तौर पे एक नोट 1000 का था, पहले किसान के पास आया, वहां से नान भाई के पास गया, वहां से सारे ए के पास आ गया। तो अगर ये साल में सिर्फ 3 हाथ बदला है तो इसका मतलब है ज़र की जो मामूलाती रफ्तार गर्दिश है वो 3 है। ज़र की मामूलाती रफ्तार गर्दिश कितनी है जी? ज़र की मामूलाती रफ्तार गर्दिश बराबर होगी 3 के, क्योंकि एक नोट जो था 1000 का, उसने एक साल के दौरान सिर्फ 3 हाथ बदले हैं, 3 हाथों से वो गुजरा है। अब ये ज़र की मामूलाती रफ्तार गर्दिश है, इसका फार्मूला होता है V = PT/M। P का मतलब क्या होता है जी? P का मतलब होता है इशिया की औसत कीमतें। T से मुराद क्या है? हमने पढ़ा था T का मतलब है इशिया व खिदमात की मिकदार, और M से मुराद क्या है? M से मुराद है ज़र की मिकदार। ठीक है। तो इस फार्मूले में अगर हम P, T और M की वैल्यू पुट कर लें तो हमारे पास ज़र की मामूलाती रफ्तार गर्दिश जो है वो हासिल हमें हो जाती है। अच्छा, इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट ये है कि जो ज़र की मामूलाती रफ्तार गर्दिश है, इसमें मईशत में होने वाले तमाम लेन देन की पैमाइश की जाती है, कतई नज़र इसके कि नई आमदनी पैदा हुई या नहीं। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है जी कि मईशत में होने वाली तमाम लेन देन की पैमाइश करता है। ज़र की मामूलाती रफ्तार गर्दिश में हम क्या करते हैं? मईशत में होने वाले तमाम लेन देन की पैमाइश करते हैं, और इस बात को जहन में नहीं रखते कि ये जो लेन देन हुआ है इससे नई आमदनी पैदा हुई है या नहीं। अब अगला पॉइंट है जी हमारा ज़र की आमनी रफ्तार गर्दिश। ज़र की आमदनी रफ्तार गर्दिश, अब इसका ताल्लुक आमदनी के साथ है। ज़र की आमदनी रफ्तार गर्दिश का मतलब है जो ज़र है वो साल में जितने हाथ तब्दील करेगा, हाथ तब्दील करने के साथ साथ उसे आमदनी में भी इजाफे का बायस बनना चाहिए। यानी साल भर में करेंसी का एक नोट कितनी मरतबा किसी नई पैदा होने वाली शय या खिदमत को खरीदने के लिए इस्तेमाल हो, या अमलीन पैदाइश के मुआवजों के तौर पर इस्तेमाल हो, तो ज़र की आमनी रफ्तार गर्दिश का मतलब ये है कि एक नोट साल में जितनी दफ़ा भी किसी नई शय की खरीदारी के लिए इस्तेमाल होगा या अमलीन पैदाइश के मुआवजों की अदायगी के लिए इस्तेमाल होगा, तो इन दोनों को अगर हम जमा कर लेंगे तो ये आ जाएगी ज़र की आमनी रफ्तार गर्दिश। तो करेंसी के नोट ने 2 काम करने हैं। एक, उसने क्या करना है? नई इशिया व खिदमात खरीदनी है, और दूसरा काम वो क्या करना है उसने जी? अमलीन पैदाइश के मुआवजों के तौर पर इस्तेमाल हो, अमलीन पैदाइश का मुआवजा बने।
तो जितनी दफ़ा वो अमलीन पैदाइश का मुआवजा बनेगा या जितनी बार वो नई अशिया की खरीदारी के लिए इस्तेमाल होगा, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये आ जाएगी ज़र की आमनी रफ्तार गर्दिश। और ज़र की आमनी रफ्तार गर्दिश को हम वी वाई से शो करते हैं जी, ठीक है। और वी वाई बराबर होता है एन एन पी अवर एम। एन एन पी क्या होता है जी? नेट नेशनल प्रोडक्ट, खालिस कौमी पैदावार, खालिस कौमी पैदावार। और एम का मतलब क्या होता है? ज़र की मिकदार। तो अगर हम एन एन पी को एम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाती है ज़र की आमनी रफ्तार गर्दिश, वेलोसिटी ऑफ इनकम। वी का मतलब है वेलोसिटी गर्दिश और वाई का मतलब है इनकम, वेलोसिटी ऑफ इनकम। और अमलीन पैदाइश के मुआवजे क्या क्या होते हैं जी? मुनाफा, सूद, उजरतें, लगान, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अमलीन पैदाइश के मुआवजे। अब न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं जी। मिसाल के तौर पे हम फर्ज करते हैं कि हम वी वाई मालूम करना चाहते हैं पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान की आमदनी रफ्तार गर्दिश कितनी है। और हम देखते हैं कि उस साल पाकिस्तान की एन एन पी खालिस कौमी पैदावार जो है वो 60 अरब रुपए है और ज़र की मिकदार थी मईशत में 20 अरब। तो हम क्या करेंगे? फार्मूला हमारे पास क्या आया था जी? वी वाई था एन एन पी आवर एम। तो एन एन पी का जवाब 60 है और एम का जवाब 20, तो जवाब क्या आ गया? 3। तो इसका मतलब है ज़र की आमदनी रफ्तार गर्दिश जो है, आमदनी रफ्तार गर्दिश वो 3 है जी। यानी ज़र की एक इकाई ने 3 दफ़ा या तो वो नई अशिया की खरीदारी के लिए और फ़रोख्त के लिए इस्तेमाल हुआ और या वो अमलीन पैदाइश के मुआवज़ों के तौर पे इस्तेमाल हुआ। तो ये आ गया जी हमारे पास ज़र की आमनी रफ्तार गर्दिश। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आके हमारा ये टॉपिक भी मुकम्मल हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैप्टर भी अपने अख्ताम को पहुँचा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले चैप्टर में आपके साथ नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।